हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्विक टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंक्शंस का। अब बिफोर वी स्टार्ट ऑन कि हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस कैसे बनाते हैं और फंक्शंस में एक्चुअल होते क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है या व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. So whenever we talk about a function, what is actually a function? It is basically considered as a small set of code. Now this particular set of code will execute a single task only. यानी अगर आपके पास एक बहुत छोटा सा कोड है, let's suppose to add two numbers, so that particular code will just add two numbers, और वो कोड सिर्फ और सिर्फ एडिंग के लिए काम में आता है. यानी इट इज़ परफॉर्मिंग जस्ट अ स्पेसिफिक टास्क मतलब एक पर्टिकुलर टास्क जो उसको अलॉट किया गया है वो वही टास्क को अकम्प्लिश करेगा. ये फंक्शन ज़रूरी क्यों होता है? सी व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोग्रामिंग इन टू रियल टाइम, हमारे पास बहुत लंबा सेट ऑफ कोड्स होता है. एंड नाउ टू राइट ईच कोड वन आफ्टर द अदर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट टू ट्रैक द एरर्स, एंड इन केस द लेंथ ऑफ द कोड ऑल्सो इंक्रीजेज वेरी मच. तो उस लेंथी कोड के अंदर से अगर आपके पास कोई भी एक एरर आती तो उसको देखना और उसको रिमूव करना इज अगेन अ टीडियस टास्क. सो हम उस चीज़ को कम करने के लिए या उसको कंसाइज करने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम फंक्शंस बोलते हैं. अब उन फंक्शंस का काम क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करना. अब अगर आपके कोड में कहीं पे भी एरर आ रही है वाइल एग्जीक्यूशन, तो आपको क्या करना है? आपको पूरे कोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको क्या करना पड़ेगा? ओनली द डिजायर्ड फंक्शन को जाके चेक करना है कि उस फंक्शन के कोड को हमको देखना है कि कहाँ पे हमारी एरर है और क्या हमारा लॉजिकल वट एवर काइंड ऑफ एरर इज बीन ऑब्टेन. So there is only requirement of to go and check that particular set of code, that is the functions code. You don't need to move to the entire set of code. Functions is basically to divide your complex program. आपका बहुत बड़ा सा एक complex का program है and it's very difficult to write the entire set of code also. तो आप सारे कोड को या पूरे कोड को एक छोटे 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 ब्लॉक्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं so that एक तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लस जो आपने कोड लिखा है आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं. अब जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. एक तो जो आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाता है. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच इज बीन बेसिकली प्री डिफाइंड इन सी प्लस प्लस. दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस, यू जस्ट नीड टू यूज देम. वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना होता है. वो आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन. जैसे आपके मैथ से रिलेटेड होता है SQRT, साइन है, ट्रंकेट के लिए होता है, सील के लिए होता है, पावर के लिए होता है. देर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर अवेलेबल. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे. हम जो सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शंस है हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस एज द नेम सजेस्ट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द यूजर. क्योंकि हम इसको आगे बोल रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी ये फंक्शंस यूजर ने अपने पर्पस के लिए बनाए हैं एंड दैट इज बीन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क व्हाट द यूजर वांट्स. यानी मुझे अगर कोई काम करवाना है तो मैंने उसी काम के लिए एक छोटा सा फंक्शन को बनाया है. उस फंक्शन को मैं जहां मेरी मर्जी होगी मैं उसको कॉल कर सकती हूँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी. तो इट्स बेसिकली परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट इज गिवन अ नेम. गिवन अ नेम मीन्स व्हाट? अब आपने कोई एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश कर रहा है, तो आप उस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? टू कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेटली यू नीड अ नेम एंड दैट नेम बिकम्स द फंक्शन नेम. तो functions, the same function can be invoked n number of times in your program. अब इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है. आपके पास दो बेसिक चीजें होती है इसको डिक्लेयर करने के लिए. सबसे पहले होता है उसका रिटर्न टाइप. नाउ व्हाट इज अ रिटर्न टाइप? मींस कि आपका फंक्शन कैसी वैल्यू कैलकुलेट करके वापस प्रोग्राम में भेजेगा. देन उसका फंक्शन का नाम, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स रखते हैं, और यहाँ आपकी पूरी फंक्शन की बॉडी आती है. अगर हम इसको प्रैक्टिकली अकम्प्लिश करके देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं. हम सारे एक एक करके कंप्लीट करेंगे. लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू दी सबलाइम टेक्स्ट. आज हम एक जो फंक्शन बनेंगे वो सबसे सिंपल सा फंक्शन होगा. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखती हूँ, void hello. ओके, नाउ सी दिस इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, दैट इज void hello. नाउ व्हाट इज दिस वर्ड void? void is basically the return type. return type मतलब वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपका फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है. जब हम void लिखते तो void means empty. empty means the function is not returning any kind of value. फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. आपने यहाँ पे लिखा hello. hello is the function name. the name of the function is hello. उसके बाद आपने दो ब्रैकेट्स लगाए हैं. these brackets are basically for the parameters that you want to provide into your function. now these parameters are not at all compulsory. if you want
to pass some parameters and then execute them, or if you don't want to pass, then you can leave them as empty. This is called as your function body. The two curly braces which have been opened and closed simultaneously, this is basically a function body. यहाँ पे आप जो भी अपने function का code लिखोगे, that becomes the body of your function. Whatever code you want to execute in this particular function, you'll be writing under these curly braces. अब ये आपका main function है. Now see, whenever you are declaring n number of functions in your C++, the point to remember is जो आपका main execution होगा वो हमेशा main से ही start होगा. It's not that कि अगर आपने function पहले लिख दिया और main आपने बाद में लिखा है तो पहले आपका function execute होगा फिर आपका main execute होगा, नहीं होता. Execution जो हमारा program run होता है वो हमेशा main से ही start होता है. तो the main becomes the very important part. हम इसको skip नहीं कर सकते. अब आपने main लिखा, let's suppose मैं यहाँ लिखती हूँ cout before function call. Okay. Now this is the statement that is before the function. अब आप यहाँ पे function को call करना चाहते हो. हमारे function का क्या नाम है? hello. तो मैं simply लिखूंगी hello. ये आपके function को call करेगा. मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ cout after function call. Okay. Let's just first save it and then understand the execution of this particular part. Okay. See, before function call, this is the example of a simple function, and after function call, let's just make it a bit more readable by using endline. Okay, I'll be executing the same program again. See, so before function call, this is the example of a simple function, and after function call. So the execution starts from this particular line, that is before function call. The first line which is executed is this, then this function is called. As soon as the function is called, control आपका यहाँ pass on हो जाता है, ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे आपको आपका वापस एग्जीक्यूशन मिलता है. अगर आप इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है, लेट्स सपोज हमने जैसे अभी लिखा void, यहाँ पे हमने लिखा cout whatever you want to write inside function. I am just writing. ये आपने बंद किया integer main, हमने यहाँ पे लिखा integer main. हम यहाँ पे लिखते हैं any statement you want to write cout, फिर आप लिखेंगे hello and then close it. Now see what happens, जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका मेन से स्टार्ट होता है. सबसे पहले मेन पे जाता है, जो भी आपने cout में यहाँ पे लिखा है वो इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करता है. whatever statement it would be. Let's suppose I am just changing the color so that this is the statement which is written over. ये इसको एग्जीक्यूट करता है. अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो होता है hello. जैसे ही वो hello आता है, as soon as it sees hello, वो क्या करेगा? यहाँ से आपका सीधा कंट्रोल हेलो के पास चला जाए. यहाँ आते ही वो हेलो के अंदर देखेगा, प्रोटोटाइप मैच करेगा. ओके, दिस इज समथिंग द सेम नेम एज मेंशन्ड ओवर. इट विल कम इनसाइड, इट विल एग्जीक्यूट. ये आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा इनसाइड फंक्शन. एग्जीक्यूट करने के बाद ये फंक्शन यहीं खत्म हो जाता है. इट विल अगेन कम हियर एंड इट विल एंड द कोड ओवर. सो व्हाट डज इट मीन? जब भी हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं या हम जब भी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस में क्या काम हो रहा है? एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, आपका मेन का जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, लेट्स सपोज ये आपका मेन है. मेन के अंदर आपने एक cout लिखा, फिर आपने अपने फंक्शन को कॉल किया, फिर आपने कुछ cout लिखा, कुछ एग्जीक्यूशंस किया, फिर आपने वापस सेम फंक्शन को कॉल किया, फिर आपने cout लिखा और फिर आपने वापस फंक्शन को कॉल. सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली ओवर हियर, आपने एक फंक्शन बना रखा है हेलो. जब भी आप मेन में एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ये हेलो को देखो आपने कितनी बार कॉल किया है. सो यानी हम कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं यहाँ पे? रीयूजेबिलिटी. एक कोड को आपने बार बार लिखा है, वो कोड एक बहुत प्री डिफाइंड टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है. आप उस कोड को बार बार बुला रहे हो, आप उस कोड को बार बार अपने जो मेन कोड है उसमें उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसके आउटपुट को आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो. सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है. अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं और उसका आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, सी अभी जो हमने फंक्शन पढ़ा वो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, यानी इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट. अब आप चाहते हो कि नहीं, लेट्स सपोज जैसे मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है 5,10. ये 5,10 उस फंक्शन में जाए, दोनों का एडिशन हो जाए 5 + 10 20 और वो वैल्यू प्रिंट हो जाए. तो वो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे? लेट्स जस्ट सी, अगर इस टास्क को मैं अकम्प्लिश करना चाहती हूँ तो हम कैसे करेंगे. मैं यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम दे देती हूँ ऐड. ओके, अब ऐड के अंदर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है. उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है उन दोनों नंबर्स को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं इन 2 नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ. लेट्स सपोज मैंने लिखा int a, int b. ठीक है, दीज आर द 2 नंबर्स जिसका आपको एडिशन प्रिंट करना है.
अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉल करनी है। अब हम कॉल कैसे करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड 4,7 सेमीकोलन। आप वापस लिख सकते हो ऐड 7,2। लेट्स जस्ट फर्स्ट रन इट, क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ओके आपने पहले जो दो पैरामीटर्स पास किए थे वो आपके थे 7+4 दैट इज 8, 9, 10, 11 एंड 7+2 9। कैन यू सी दिस ऑल राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आप इस चीज को कंपेयर करते हो अपने आउटपुट को इन दो वैल्यूज के साथ अगर हम कंपेयर करते तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। आपने एक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए, दो वैल्यूज पास की, उन वैल्यूज को फंक्शन ने ऐड किया और वापस आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिया। लेकिन ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी दैट इज एडिंग ऑफ द नंबर्स वाज डन इटसेल्फ इन द कोड, यानी वो फंक्शन के अंदर ही आपके एग्जीक्यूट हुआ है और उसने वहीं पे उसको प्रिंट कर दिया है। आपने यहाँ पे दो चीज नोटिस की होगी, हमने यहाँ पे इंटीजर a, b लिखा है और यहाँ पे हमने 4,7 लिखा है। सो व्हाट आर दीज बेसिकली, दीज आर योर पैरामीटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स मीन्स व्हाट ऑल वैल्यूज यू वांट टू पास, जिस पे आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं वो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यूज पास करते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। नाउ हमने यहाँ पे फंक्शन के ऊपर भी एक यहाँ पे ऐड के पास भी हमने पैरामीटर्स मेंशन किए और यहाँ पे भी आपने दो पैरामीटर्स मेंशन किए। तो व्हाट आर दीज एक्चुअली, so there are two types of parameters, one is the actual parameters and the other one is the formal parameters। जो हमने डिक्लेरेशन में किया है ना, these are the formal one, these are called the formal one। और जब आपने फंक्शन को कॉल किया add 4,7, these 4,7 are called the actual parameters। now what is the requirement of these two functions parameters, that is the, एक तो है आपका formal और ये एक है आपका, हमने लिखा void add integer a integer b and आपने लिखा cout a plus b, और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया add आपने लिखा 7,2। तो ये जो 7,2 है ये आपके एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मल। अब इन दो पैरामीटर्स को डिफाइन क्यों किया आपने, सी आप एक फंक्शन बना रहे हो उसके अंदर आप कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, तो कंपाइलर को कैसे पता पड़ेगा कि कैसी वैल्यू उस फंक्शन के अंदर आनी चाहिए। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आएगी तो उन इंटीजर्स को ऐड करना है, या फ्लोट वैल्यू आएगी या कितने पैरामीटर्स आएंगे उसको कैसे पता चलेगा। तो आप पहले से उसका सिंटेक्स बता रहे हो कि भाई ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर ये पैरामीटर्स आने चाहिए। तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 4,7 नहीं लिखा है, आपने खाली यहाँ पे 4 लिखा, तो क्या होता, सी आई एम एग्जीक्यूटिंग, सी कैन यू सी दैट देयर इज एन एरर, व्हाई दिस एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, कैन यू सी दिस एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। सो व्हाई दिस पर्टिकुलर एरर टर्न्ड अप, क्योंकि आपने उसको बोल रखा है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कम से कम 2 पैरामीटर्स चाहिए। अगर आप वो 2 पैरामीटर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल जनरेट एन एरर। तो यहाँ पे वो एक सिंटेक्स के लिए भी होता है। प्लस अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा, आप लिखते 7.9, 6.0, ठीक है, हम ऐसा कुछ लिखते हैं। मैं फिर से ही करती हूँ, ओके सी नाउ। तो क्या ये आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को ऐड किया, जो आपका 0.9 था 7.9 उसने उसको ओमिट कर दिया। तो दैट मीन्स व्हाट, पैरामीटर्स आपने जो लिखे हैं आपको वही वैल्यू, अब आपने यहाँ पे लिखे तो इंटीजर पैरामीटर्स और आप पास कर रहे हो फ्लोट पैरामीटर्स, तो क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। यस आपने 0.9 जो वैल्यू थी उसको लॉस कर दिया। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, कि इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको आपके फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो तब उसके साथ आप पैरामीटर्स प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे इंटीजर ए और बी जो होते हैं वो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मींस आप पैरामीटर बता रहे हो कि भाई ये दो इंटीजर फंक्शंस पे काम करेगा, और जो आपने पैरामीटर पास किए दैट इज 7,2, दीज बिकम्स द एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि पूरी की पूरी फंक्शनैलिटीज आपकी इनके ऊपर काम कर रही है। एक चीज होती है कि आप जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो दिस फंक्शन एट टाइम्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन पार्ट, कि आप उसको कॉल करो तो फंक्शन कम से कम कंफ्यूज ना हो। C++ कहेगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, लेट्स सपोज, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या, सी उसको ये फंक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन मेन के बाद है और वो मेन के बाद तो जाएगा नहीं ढूंढने के लिए। तो हम फंक्शंस का डिक्लेरेशन हमेशा मेन से पहले करते हैं। बट
देर आर एट टाइम्स दैट यू वांट कि नहीं मुझे तो फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन के बाद करना है, तो देन देर हैज टू बी अ सोल्यूशन। तो वहाँ पे हम फंक्शन प्रोटोटाइप यूज करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिख दिया वॉइड एड, आपने बता दिया कि मेरे पास इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, इंटीजर इंटीजर। अब आप इसको रन करो, सो दिस वुड वर्क। ओके, so this is something which is called as your prototype. Prototype means that you are declaring that particular function. उसका जो फंक्शन बॉडी वो आप बाद में डिक्लेयर करोगे, बट उस फंक्शन का जो नाम है और जो उसके अंदर पैरामीटर्स आप पास करोगे, क्या टाइप के पैरामीटर्स आप पास करोगे, आप वो वहाँ पे मेंशन कर दो। दिस फंक्शंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये सारे के सारे वॉइड थे, यानी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर आपका कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, हम इसी फंक्शंस को समझेंगे। मैं यहीं पे इस फंक्शन को लिखना चाहती हूँ। ओके, मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट रिटर्न। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यूज फंक्शन से मुझे फंक्शन में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है मुझे वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में कहीं यूज करनी होती है, तो इन दैट केस मैं वो वैल्यू कैसे लूंगी फंक्शन के थ्रू, तो उस वैल्यू को यूज करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फंक्शन ने जो भी वैल्यू कंप्यूट की है, फंक्शन ने जो भी कैलकुलेशन कंप्यूट किया है, वो उसको रिटर्न स्टेटमेंट से मेन में वापस देगा। अब जब आपने कोई वैल्यू रिटर्न की तो डेफिनेटली इट शुड बी कैच समवेयर और इट शुड बी प्रिंटेड इन अ बेटर मैनर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं add 3, 4, I'm just passing, okay, this will automatically print the values over here. इन केस अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम लोग एक और मेथड को इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो होता है आपने डिक्लेयर किया इंटीजर c और अब आप लिखोगे यहाँ पे c equals to add 8, 2, ओके, एंड c out using the return statement और यहाँ पे आप मेंशन करो c, ओके। कंट्रोल एस करते, एक बार इसको रन करके देखते हैं पहले। ओ हो ओके, सी आउट हमने 2 बार टी लिख दिया, ओके। सी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न के आगे लिखा है वॉइड। अब फंक्शन के हम जब प्रोटोटाइप की बात करें तो हमने कहा कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जब वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने इंटीजर लिखा। व्हेनेवर यू आर डूइंग वॉइड इसलिए था जब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसके प्रोटोटाइप में लिखा था वॉइड। अब ये कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे। लेट्स सी, परफेक्टली फाइन, नाउ सी। तो ये जो फंक्शन होता है C4+3 is 7 and 8+2 दोनों करेक्ट है। रिटर्न स्टेटमेंट, बोथ दी रिटर्न स्टेटमेंट्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर आप उस वैल्यूज जो सिस्टम ने या जो फंक्शन ने रिटर्न की है आप उसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तब तो आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट नहीं कि मुझे इस कैलकुलेशन को कहीं और भी यूज करना है तो अब आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अगर आपके फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है या आपने कोई एक ऐसी वैल्यू कंप्यूट की है फंक्शन के अंदर जो आपको कहीं और भी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर या कहीं आप उसको आगे यूज करना चाहते हैं, तब आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट विल रिटर्न द वैल्यू दैट यू हैव कंप्यूटेड इन द एंटायर प्रोग्राम। अब जब आपने स्टेटमेंट्स या फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न की है तो डेफिनेटली आपको मेन के अंदर उसको कहीं ना कहीं पे तो कैच करना पड़ेगा। मैं अगर कोई बॉल थ्रो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसको पकड़ेगा। तो जब मैंने वैल्यू फंक्शन से भेज दी है तो वो कहाँ जाएगी, वो मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं पे तो कलेक्ट होगी। तो उसके लिए या तो आप डायरेक्ट उसको सी आउट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं तो वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी, और नहीं आप उसको कहीं वेरिएबल में लेना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे c equals to add. So the value which has been computed by the adding of 8 and 2 has been returned in C variable. Now this data type and this data type has to be same again. Again why? कि जिससे हमारा डेटा का लॉस नहीं हो। अब ये जो पैरामीटर्स आपने इसके अंदर डाले, इंटीजर a, इंटीजर b, देयर कुड बी n नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आप जितने पैरामीटर्स इसके अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर डाल सकते हैं। आप इंटीजर फ्लोट का पैरामीटर है तो आप वो दोनों डाल सकते हैं। एज पर योर विश जितने पैरामीटर्स आपके प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल या एक छोटा सा फंक्शन कैसे बनाते हैं हम और उन फंक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है हमने उसको देखा आज। जैसे उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट रिटर्न टाइप्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसको कैच कैसे कर सकते हैं। वॉइड क्या मतलब होता है, वॉइड मीन्स दैट नो वैल्यू इज बीन रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसा होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने थोड़ा नहीं, आई मीन लाइक वी हैव कवर्ड दिस एंटायर पर्टिकुलर टॉपिक।
just go through this once again. Try to make different kinds of function. Though हम लोग भी बहुत different types of functions करेंगे और उनको समझेंगे, but still practice gives you the perfection. So please keep on trying and see you in the next lecture. Till then, keep learning. Thank you, everybody.